अब मैं बुला रही हूँ डॉक्टर हर्ष कुमार हर्ष जी को। पंजाब का साहित्यिक महत्व, पंजाब में हिंदी की दशा और दिशा। पंजाब शब्द फारसी का है और ये नाम सम्राट अकबर का दिया हुआ है 16वीं शताब्दी में, जबकि इससे पूर्व इसका नाम पंचनद था। मुगल शासन के पश्चात पंजाब में सिख राज्य की स्थापना हुई और फिर 29 मार्च 1849 को ये अंग्रेज़ों के अधीन हो गया था। पंजाब में साहित्य की बात करें तो आदिकाल से ही पंजाब की आध्यात्मिक परंपरा अत्यंत समृद्ध, अद्भुत एवं अद्वितीय रही है। यहाँ पर वेदों की रचना हुई, गीता का उपदेश हुआ, जिस कारण इस पवित्र धरती को देवभूमि कहकर पुकारा गया। इस धरती पर न केवल हिंदी का जन्म हुआ, बल्कि पंजाबी भाषा और उर्दू का आविर्भाव भी यहीं से हुआ माना जाता है। पंजाब के महान सिख संतों ने गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने में सक्षम है। मैं पंजाब की पूत पवित्र धरती को प्रणाम करता हूँ, जहाँ साहित्य के उन नायक सिख संतों ने का अवतरण हुआ और हमारी आध्यात्मिक चेतना को जगाने वाले पंडित श्रद्धाराम फिलौरी का जन्म हुआ। पंडित श्रद्धाराम फिलौरी, जिन्होंने ओम जय जगदीश हरे की आरती गाई थी। जहाँ जहाँ आरती गई, वहाँ वहाँ पंजाब का नाम और श्रद्धाराम फिलौरी का नाम चला गया। समय समय पर पंजाब के आलोचकों, गीतकारों, कहानीकारों, उपन्यासकारों, नाट्यकारों, कवियों, निबंध लेखकों ने साहित्य में अपना शिखर ध्वज फहराया है। 1947 में मिली स्वतंत्रता से पूर्व का साहित्य राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत रहा है। इसके पश्चात प्रबुद्ध कवियों को काव्य अभिव्यक्ति के कुछ नए आयाम प्राप्त हुए। कविता नई सज धज लेकर छंद मुक्त होती गई। आचार्य मुंबट ने कविता के इस स्वतंत्र रूप को कवि भारती का प्रमुख लक्ष्य माना है। पंजाब के कवियों ने इस स्वतंत्र कविता के विभिन्न आयामों को अपने अपने दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया है, जैसे प्रणय, स्वनिष्ठा और परिवेश मुख्य माने जाने वाले भी हैं। डॉक्टर मनमोहन सहगल, केवल सूद, सुदर्शन नारंग, नरेंद्र नाथ, हेमराय निर्मम, रामदेव, ज्ञान सिंह मान, रमेश बत्रा इत्यादि। इन वरिष्ठ साहित्यकारों के अतिरिक्त अन्य विद्वानों के नाम भी ऐसे हैं जिन्होंने उपन्यास में लेखन किया है। निस्संदेह इन सब का नाम लेना समय की पाबंदी के कारण संभव नहीं है। पंजाब के जिन उपन्यासकारों का नाम गणना हम कुछ कर आए हैं, उनके उपन्यास लेखन का समय स्वतंत्रता के आसपास से आरंभ होता है, जो अभी तक निरंतर चल रहा है। यशपाल का प्रथम उपन्यास मनुष्य के रूप में 1949 में प्रकाशित हुआ था और संभवतः अंतिम कृति 1973 ईस्वी में तेरी मेरी उसकी बात के रूप में प्रकाशित हुई थी। उपेंद्रनाथ अश्क का गिरती दीवारें 1947 में प्रकट हुआ और अंतिम कृति का प्रकाशन 1974 में बांधो ना नाव उस ठाम हुआ। डॉक्टर मनमोहन सहगल के उपन्यासों का क्रम 7वें दशक से लेकर आज तक भी प्रवाहमान है। आपका सर्वप्रथम उपन्यास था जिंदगी और आदमी, फिर 1967 में बदलती करवटें प्रकाशित हुआ। इसके पश्चात काला सच और समझौते से पहले प्रकाश में आया। स्वतंत्रता से पूर्व लिखे गए उपन्यासों की प्रतियां अधिकतर उपलब्ध नहीं हो पाई हैं, जिनकी रचना पंजाब के साहित्यकारों द्वारा की गई थी। नाटक पंजाब में रचे गए
हिंदी साहित्य के महत्व को नाटककारों ने भी अपना खूब योगदान दिया है। नाटक लेखन का प्रचलन निस्संदेह अपेक्षाकृत कम हुआ है। इतना होते हुए भी नाटककारों ने के निश्चय की दीवार टूट नहीं पाई। अतः इससे पहले जहां चंद्रगुप्त विद्यालंकार, उदय शंकर भट्ट, उपेंद्रनाथ अश्क, कैलाश भट्टनागर, पृथ्वीराज नाथ शर्मा, जयनाथ नलिन ने नाटक लेखन का ध्वज वहन किया, वहीं इनके पश्चात इस क्रम को क्रियाशील बनाते हुए मोहन राकेश, चरणजीत शर्मा, वैकुंठनाथ दुग्गल, विश्व प्रकाश दीक्षित बटुक, सत्य प्रकाश सेंगर, वीरेंद्र मेहंदी रत्ता, मोहन चोपड़ा, केसी आनंद, उदय कुमार यौदेय, यशपाल एवं देवराज दिनेश ने अपना योगदान दिया। इस उपरोक्त के चलते सुरेंद्र वर्मा, नरेंद्र कोहली, ज्ञान सिंह मान, सुरेंद्र सेठ, रूप नारायण शर्मा, इंद्रजीत जोशी, इंद्रजीत भाटिया, विजय निर्वात, चंद्रशेखर इत्यादि ने भी नाटक लेखनकार हिंदी साहित्य में अपना नाम उज्जवल किया है। पंजाब प्रांत की सीमा बार बार कम से कमतर होती रही है। इसके साथ साथ बहुत से विद्वान लेखक पंजाब को त्याग कर पंजाब के देश के दूसरे भागों में जाकर स्थापित हो गए। कुछ विद्वान पंजाब में आकर बस गए। इसलिए किंचित संकोच होता है कि पंजाब का विद्वान लेखक होने मानने की सीमा का निर्धारण कैसे किया जाए। जो भी हो, हिंदी के प्रथम 2 नाटकों में एक हनुमान नाटक जो 1623 में हृदयराम भल्ला ने लिखा था, वे भी पंजाबी थे। इन्होंने 2 अन्य नाटकों की भी रचना की, रुक्मणी मंगल और बालचरित। गुरु गोबिंद सिंह विरचित विचित्र नाटक इसी कड़ी का प्रणयन है। प्रहसन, यह एक नाटकीय विधा है। प्रहसन हास्य व्यंग के पीछे गहरे छींटे होते हैं। जिनमें रंग, रस और गंध के साथ साथ तेजाबी जलन भी समाई रहती है। प्रहसन लेखन में मोहन राकेश, चरणजीत शर्मा, विश्व प्रकाश दीक्षित बटुक, सत्यपाल सेंगर, केसी आनंद, वीरेंद्र मेहंदी रत्ता का नाम प्रमुख रूप से लिया जा सकता है। निस्संदेह दूरदर्शन के आ जाने से प्रहसन लुप्त होकर रह गया है। इसका स्थान धारावाहिकों ने ले लिया है। साहित्य की अन्य विधाओं में जैसे कविता, कहानी, नाटक और की हदबंदियाँ की गई हैं, इन्हीं के दायरे में आज एकांगी लघु नाटक बनने की प्रक्रिया जारी है। नाटक इस लघु रूप पर लगभग सभी नाट्यकारों ने अपनी लेखनी चलाई है, जिनमें इलाचंद्र जोशी, उषा खन्ना, कुलदीप अग्निहोत्री, केसी आनंद, कृष्ण भावुक, जी.आर. साहिर, नरेंद्र, नवनिंद्र बहल, नवरत्न कपूर, प्रेम जलंधरी, फकीर चंद शुक्ला, ब्रिजमोहन शर्मा, यशवीर धर्मानी इत्यादि के नाम लिए जा सकते हैं। स्वातंत्रोत्तर हिंदी साहित्य को जहां पंजाब की सारस्वत धारा ने श्रेष्ठ आलोचक, उपन्यासकार, कवि, नाट्यकार, निबंधकार प्रदान किए, वहां कहानीकारों के सहयोग को भी कम करके नहीं आंका जा सकता है। इस लेखन विधा में हम पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, पंडित विश्वनाथ शर्मा कौशिक, सुदर्शन अज्ञेय, चंद्र गुप्त विद्यालंकार, यशपाल, देवेंद्र सत्यार्थी, उपेंद्रनाथ अश्क, बलराज साहनी, पृथ्वीनाथ शर्मा, सत्यपाल विद्यालंकार, विष्णु प्रभाकर, श्रीमती रचना पनिकर इत्यादि का नाम भी लिए बिना आगे नहीं बढ़ सकते। इसी कड़ी में कुछ नवागत कहानीकारों के नाम भी लिए जा सकते हैं, जैसे प्रेमपाल शर्मा, भगवान दास निर्मोही, इलाचंद्र जोशी, राजेंद्र बनोट, साधुराम शारदा, प्रोफेसर शैवाल अग्नि, अविनाश कांत शर्मा, बी शर्मा, राजकुमार शर्मा, कांता डोगरा, शकुंतला शरण, सुशील कुमार, जगदीश प्रसाद कौशिक, कुमारी संतोष कौशल, ईश्वर चंद्र शर्मा, मोहनलाल, सुरेंद्र मन्नन, पुष्पा मनकोटिया, पृथ्वीराज अरोड़ा, रामदेव इत्यादि इत्यादि।
हम अंत में साहित्य की एक विशिष्ट विधा की ओर बढ़ते हैं। यह विधा है समालोचना, क्योंकि आलोचना भी साहित्य है। पंजाब में साहित्य के अन्य विधाओं की अपेक्षा आलोचना की विधा कतिपय निर्बल और अस्थिर रही है। देश के विभाजन के उपरांत पंजाब में समय की आवश्यकता को पहचानते हुए हिंदी समालोचना का मार्ग प्रशस्त करने वाले थे डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, डॉक्टर शरणदास भनोट, डॉक्टर लक्ष्मीचंद खुराना, आचार्य विश्वेश्वर, डॉक्टर जयनाथ नलिन, हंसराय रहबर, डॉक्टर सूर्यकांत, डॉक्टर रघुवीर और समर्थ एवं सुयोग्य कवि अज्ञेय। हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी लाल द्विवेदी तथा आचार्य विनय मोहन शर्मा ऐसे विद्वान हुए हैं जो एक सीमित अवधि के लिए पंजाब में रहे। इन्होंने यहाँ पर रहते हुए अनेक आलोचनात्मक ग्रंथों की रचना की। आपने शोध के क्षेत्र में अनेकों पंजाबी विद्यार्थियों का पथ प्रदर्शन करते हुए अपने पद चिन्हों पर चलने के लिए प्रेरित किया। हजारी लाल द्विवेदी जी की प्रसिद्ध उपलब्धि कालिदास की लालित्य योजना रही है। इस प्रकार डॉक्टर विनय मोहन शर्मा ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में अध्यक्ष पद पर रहते हुए साहित्य अन्वेषण तथा साहित्य नया और पुराना का प्रणयन किया। घोर परिश्रम एवं कठिन साधना के बल पर डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी आलोचना के क्षेत्र में अपना विजय रथ हाँका और बहुत ही आलोचनात्मक ग्रंथों का प्रतिपादन किया। डॉक्टर रमेश कुंतल मेघ का नाम समालोचकों के रूप में हमारे सामने प्रकट होकर आता है। इन्होंने एकदम सटीक एवं सशक्त कृतियों की रचना करके आधुनिक साहित्य के सफल पारखी होने का पद प्राप्त कर लिया। इनकी आलोचना पद्धति में आधुनिक चेतना की अनेक उलझने और आधुनिकीकरण की कल्पना प्रक्रिया के सूत्र देखे जा सकते हैं। हम वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में खड़े होकर देखें तो 20 शोध ग्रंथ प्रकाशित हो रहे हैं। विद्वान लेखक कर्मनिष्ठ बने रहे तो वह दिन दूर ना होगा जब आलोचना के क्षेत्र में पंजाब के विद्वान आलोचक हिंदी साहित्य के शिखर पर अपनी ध्वजा फहरा लेंगे। यह भी देखा गया है कि पंजाब में हिंदी आलोचना विश्वविद्यालयों में ही बंद कर रह गई है। निष्कर्षतः हम कहें तो पंजाब का साहित्यिक महत्व पंजाब के अन्य राज्यों विशेषकर हिंदी आंचल के प्रदेशों की तुलना में कम करके नहीं आंका जा सकता। पंजाब तो वेद भूमि रही है, ऋषियों मुनियों आचार्यों विद्वानों विदुषियों की धरती रही है। स्वतंत्रता से पूर्व और पश्चात साहित्य में सदा परिवर्तन बना रहा जो किसी भी विषय की प्रगति का मूल होता है। हिंदी साहित्य के विकास एवं विस्तार में पंजाब के विद्वानों लेखकों कवियों की कर्मठता और उनके सृजनात्मक क्षेत्र में अविस्मरणीय है। हिंदी भाषी क्षेत्र होते हुए भी पंजाब के अधिकतर हिंदी विद्वानों का नाम हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाओं में देश के गणमान्य साहित्यकारों में लिया जाता है। कुछ मासिक त्रैमासिक पत्रिकाओं के निरंतर प्रकाशन से अभिनव विद्वानों लेखकों को अपनी प्रतिभा को विकसित करने का अवसर मिला है। हिंदी के समाचार पत्रों की प्रकाशन संख्या में पंजाब देश भर में अग्रणी राज्य कहा जाता है। सूझवान मित्रों, एक बात मैं आपसे और कहना चाहूँगा। आचार्य विश्व प्रकाश बटुक कहा करते थे कि हिंदी भाषी क्षेत्रों के विद्वान हिंदी भाषी पंजाब में आकर तो बहुत जोर शोर से अपना नाम लेते हैं, लेकिन क्या कभी उन्होंने हिंदी भाषी पंजाब अथवा अन्य प्रांतों से हिंदी भाषी विद्वानों को बुलाकर उनका सम्मान किया है? धन्यवाद। धन्यवाद हर्ष कुमार हर्ष जी। ऊपर विद्यार्थी थोड़ी हलचल कम करें, आवाजें थोड़ी सी कम। आप व्याख्यान सुनिए
और आहिस्ता बोलिए। अब मैं विजय कुमार जैन जी को बुला रही हूँ। ये हिंदी वेलफेयर ट्रस्ट से संबद्ध हैं, अपनी कुछ बात आपसे कहना चाहते हैं। नमस्कार। मंच पर बैठे सभी सम्माननीय गण, मेरे साथ मेरे साथीगण और ऊपर बैठे बच्चे जो छात्र हैं, मैं अपनी बात शुरुआत करने के पहले ये आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज पूरे देश में हिंदी के बारे में कहा जाता है कि हिंदी दशा और दिशा। मैं अपनी बात शुरू करने के पहले आप लोगों से खाली एक ही बात पूछूंगा कि भारत यदि एक राष्ट्र है, भारत यदि एक राष्ट्र है तो उसकी भाषा कौन सी है बच्चों? हिंदी। हिंदी यदि हमारी राष्ट्र भाषा है, बच्चों ने कहा है, यदि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है तो उसकी दशा और दिशा का परिचय क्यों? आज हमारा भारत 70 साल हो गए आजादी को। हमारी पहचान क्या है? भाषा से पहचान होती है, भाषा से पहचान होती है, लेकिन हमारी भाषा कौन सी है? आज पूरा देश, मैं जहां जहां गया हूं, देश का कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर मैं नहीं गया हूं। हर जगह मैंने पूछा है कि मेरी राष्ट्रभाषा कौन सी है। मैं भारतीय हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत एक राष्ट्र है और मेरी भाषा कौन सी है। आप विश्वास करेंगे, जिस तरीके से ऊपर से आवाज आई कि हिंदी है, वैसे पूरे देश में हर बच्चा एक ही बात बोलता है कि हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है, जबकि आज 70 साल बीतने के बाद हमारे देश की कोई राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई है। इस बात का पूरा 125 करोड़ लोगों को रंज है, दुख है। दोस्तों, मैंने पूरे देश में बहुत से समारोह, बहुत से कार्यक्रम किए हैं। 3 दिन बाद मुंबई जैसे प्रांत में, मुंबई यूनिवर्सिटी में, मुंबई विद्यापीठ में 22 भारतीय भाषाएं जिन्हें 8वीं अनुसूची में दर्ज किया गया है, उन 22 भारतीय भाषाओं को एक मंच पर लाकर हमने देश दुनिया को यह बताया है कि हमारी भारतीय भाषाएं अपने आप में सक्षम है। 10 और 11 जनवरी को यह कार्यक्रम मुंबई में है, जिसका उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं आदरणीय महामहिम नागालैंड के राज्यपाल बीबी आचार्य साहब, और देश दुनिया के बहुत से विद्वान वहां पर पहुंच रहे हैं। और अब एक ही आवाज पूरे देश की है कि हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी बनाई जाए। हमारा किसी भी प्रांतीय भाषाओं से विरोध नहीं है। मैं आप लोगों को, आज बंगाल की धरती पर मैं खड़ा हूं, मैंने आदरणीय यहाँ की मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को, दोनों को निवेदन दिया है कि पश्चिम बंगाल में बांग्ला भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिलाया जाए, महाराष्ट्र में मराठी को, पंजाब में पंजाबी को, तमिलनाडु में तमिल को, और कर्नाटक में कन्नड़ को, गुजरात में गुजराती को। उसी तरीके से सभी भारतीय भाषाओं को राज्य भाषा का दर्जा मिलेगा तो हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा बनेगी। और फिर हमें दशा और दिशा पर काम करना नहीं होगा, हमारी हिंदी को पहचान और उसकी पहचान विश्व में बनानी होगी। कुछ दिनों पहले आदरणीय सुषमा स्वराज जी ने, आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा, संसद में कहा था कि 193 देश में 173 देशों की जरूरत होती है हिंदी को पहचान दिलाने की, कोई भी भाषा को संयुक्त राष्ट्र में दर्ज कराने के लिए। मैं कहता हूं, मैंने आदरणीय सुषमा जी को भी कहा, राष्ट्रपति जी, कोई भी ऐसा देश का सांसद और मुख्यमंत्री या राज्यपाल नहीं जानता, सब जानते इस बात को कि देश की यदि राष्ट्रभाषा 125 करोड़ की राष्ट्रभाषा यदि हिंदी बन जाती है तो मैं विश्वास दिलाता हूं दोस्तों, पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में हिंदी को पहचान दिलाने की जरूरत नहीं होगी। और इसके साथ साथ एक बात और कहता हूं कि हिंदी
विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। यहां पर मैं सुन रहा था, किसी ने कहा चाइनीज, चीन की भाषा जो मंदारिन है, मंदारिन बोली जाती है इसलिए चीन में कि चीन अपनी भाषा पे गर्व करता है। हमें अपने भाषा पर गर्व होना चाहिए। आदरणीय महात्मा गांधी जी बोला करते थे कि जिस देश की राष्ट्रभाषा नहीं होती वो राष्ट्र गूंगा होता है। तो दोस्तों, हम गूंगे नहीं हैं। समय बहुत अच्छा चल रहा है। आज आप जैसे बुद्धिजीवियों के सामने मुझे बोलने का मौका मिला। मैं बोलते जाऊंगा तो धारा प्रवाह बोलूंगा, लेकिन मैंने निवेदन किया था कि मैं ज़्यादा नहीं बोलूंगा, खाली अपनी एक ही बात बोलूंगा कि हर प्रांतीय भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिलाया जाए। आज महाराष्ट्र में 27 फरवरी को मराठी भाषा दिवस मनाया जाता है। वहां पर मैंने आह्वान दिया है कि मराठी को राज्य भाषा घोषित करें महाराष्ट्र सरकार। मराठी से नौकरी मिलेगी, रोजगार होगा और पूरे महाराष्ट्र के बच्चे मराठी पढ़ेंगे। मैं आप लोगों से एक बात पूछता हूं कि आज पश्चिम बंगाल में बैठे हैं, पश्चिम बंगाल में कई स्कूलें बीच में बंद हुई, बच्चे पढ़ना नहीं चाहते बांग्ला भाषा को। क्यों? क्योंकि हर अभिभावक ये जानता है कि यदि बांग्ला भाषा अपने बच्चे को पढ़ाएगा तो उसे 5,000 की नौकरी मिलेगी, और यदि वो अंग्रेजी पढ़ाएगा तो उसे 12,000 की नौकरी मिलेगी। तो कौन सा अभिभावक अपने बच्चे को प्रांतीय भाषा, बांग्ला भाषा, मराठी भाषा पढ़ाएगा? हमारा अंग्रेजी से कोई विरोध नहीं है, अंग्रेजी भी पढ़नी चाहिए, लेकिन अपनी मातृभाषा और अपने देश की भाषा जिसे हिंदी कहा जाता है उसे भूलना नहीं चाहिए। बच्चों को नहीं, हम सबों को पढ़ना चाहिए, हम सबों को सुनना चाहिए, अभी हम सबों को बोलना चाहिए। मैं बताता हूं आपको सर, मैं बता रहा हूं आपको, तो इसका जवाब दूंगा, ये आपके नहीं। सर मेरी बात सुनिए। बंगाल को राज्य भाषा का दर्जा अभी आदरणीय ममता जी ने कुछ दिनों पहले कहा था। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, क्योंकि जी धन्यवाद सर। अच्छा, अभी अंतिम एक शब्द कह देता हूं। राजभाषा और राज्य भाषा में फर्क क्या है, खाली 2 शब्दों में बताता हूं। राजभाषा राजकीय तंत्रों में काम करने वाली भाषा होती है और राज्य भाषा पूरे राज्य में बोली जाने वाली भाषा होती है। यही मैं समझा के आपको धन्यवाद देता हूं। नमस्कार, प्रणाम। भाषा पर गर्व करना आवश्यक है, तभी उन्नति हो सकती है। भारतेंदु जी ने जो कहा है, निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, तो बात खरी है, बहुत पुरानी है, अमल हमें करना है। अब मैं आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर मल्लिक राजकुमार जी से आग्रह करूंगी कि वो अपनी बातें करें। मेरे मंच के मित्रों और दीर्घा में बैठे विद्वान मित्रों, बहुत सारे पेपर आपने सुने। मैं अपने 3 मित्रों को, मैडम शर्मा को, राजकुमार जी को और तनेजा जी को आभार कहूँगा कि उन्होंने काफ़ी बातें मेरी कह दी और मेरा समय बचा दिया। मित्रों, बात इतनी होनी थी और इतनी होनी चाहिए कि पंजाब का हिंदी में दशा और दिशा के लिए योगदान क्या है। किसी भी बात को जब हम करते हैं भाषा के स्तर पर, तो वहाँ 3 चीज़ें आ जाती हैं। एक आती है रचनात्मकता, साहित्यकार की भाषा, और एक आ जाती है अकादमिक भाषा, और एक आ जाती है राजनीति। जो ही हम राजनीति को ले आते हैं वहाँ झगड़े की बात होती है। तो हमको सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ हम जब बात कर रहे हैं, यहाँ अकादमिक से कोई लेना देना नहीं है, राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है, रचनात्मकता की बात है, सकारात्मकता की बात है। पंजाब में
पंजाब का योगदान, पाणिनि का नाम कोई नहीं होगा हिंदी वाला जिसने न सुना हो। वेदों का नाम कोई नहीं होगा जिसने न सुना हो। ये पंजाब की देन है। तक्षशिला विश्वविद्यालय पंजाब, यानी कि बहुत सारी चीजें हैं और उनके कारण। आज हम पंजाब कह के बहुत छोटी बात कर लेते हैं। हम थोड़ा और पीछे जाएं, 1000 साल जब हमें पंजाब कहा गया तो सब सिंधु की बात होती है। 2 नदियां इन पंजाब की 5 नदियों में जोड़ दीजिए तो सब सिंधु हो जाता है। और उसमें है एक नदी सिंधु और दूसरी सरस्वती, जिसे हमारी भाषा में, मेरी भाषा मुल्तानी है, वादी सिंध की ज़बान है और मैं वही बोलता हूँ और उसी को मैंने प्रयास किया कि मैं अपने देश में स्थापित कर सकूँ। 1947 में मेरे पूर्वज उस क्षेत्र को छोड़कर आ गए, बेशक छोड़कर आ गए। जो व्यक्ति होता है उसके पास 2 चीज़ें हमेशा रहती हैं, एक माँ और एक संस्कृति। माँ 3 होती हैं। एक माँ जो जन्म देती है पेट से, एक माँ वो होती है जो मुझे अपनी मिट्टी में जन्म देती है, और तीसरी जो पालन करती है। और संस्कृति बच्चे के पैदा होने से पूरे जीवन के हर संस्कार और क्रियाकलाप से लेकर मरने के पश्चात जो बैन किए जाते हैं या जो उसको शव के साथ दहन या पानी में उसको छोड़ा जाना या जमीन के अंदर दफना देना, वहाँ तक संस्कृति हमारी जाती है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसके पास ये चीज़ें ना हो, और इस पर ही गर्व किया जाता है। कल जो बात हुई थी यहाँ पर, मुंदड़ा साहब को शायद मालूम नहीं होगा, उन्होंने 2 शब्दों का प्रयोग किया, वो नहीं है, मैं आप लोगों के लिए उनको ठीक कर देता हूँ कि जो 1947 में यहाँ आए उनके लिए पाकिस्तानी शब्द प्रयोग किया। क्षमा करें, पाकिस्तान 1947 में बना था। मेरे पिता, मेरे दादा, मेरे नाना के पास भारतीय नागरिकता थी, है। वहां से यहाँ आ गए, नागरिकता में कौन सी लेके आया वहां से? भारतीय। यहाँ आया तो मेरी नागरिकता कौन सी है? भारतीय। जो यहाँ से गया उसके पास नागरिकता थी भारतीय, जो वहां पहुंचा उसको नागरिकता लेनी पड़ी पाकिस्तानी। अरे यार, उन्होंने बदली है नागरिकता, मेरे पूर्वजों ने नहीं बदली। तो आप एक चीज ये याद रखें। दूसरे, हम कभी शरणार्थी नहीं थे, तो जो साहित्य में शरणार्थी कहा गया वो अन्याय है। प्रभाकर क्षत्रिय से मेरी इस पे बहुत लंबी बहस हुई थी। उन्होंने अपने संपादकीय में हमको लिखा था कि अगर भारत में किसी ने सीखना हो देश की प्रगति में योगदान, तो वो इन विस्थापितों को, मैं विस्थापित शब्द प्रयोग कर रहा हूं, उन्होंने शरणार्थी कहा था, शरणार्थियों से सीखें। तो मैं कहता हूं विस्थापितों से सीखें। हम भूखे नंगे आए थे और आज प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, जज, मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट के जज, सेना में ब्रिगेडियर, कर्नल, जर्नल, सब कुछ है। कैसे? हर चीज में हम पहुंचे हैं। अब कल्चर कहां पहुंचता है दोस्त? कल्चर पहुंचता है कला से या साहित्य से। एक ही बात है, साहित्य भी कला है। और उसके साधन कितने हैं? मेरे पास ललित कलाएं हैं, मेरे पास गीत हैं, मेरे पास फिल्म है, मेरे पास स्वांग है, मेरे पास नाटक है, मेरे पास धार्मिक पुस्तकें हैं। ये सारी पुस्तकों में फिल्म देख लीजिए, पंजाबी का योगदान आपको पता है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, ना मैं किसी का नाम लूंगा। यू आर द बेस्ट जज। और पंजाब के कल्चर में बड़ी चीज क्या है? मस्ती। कौन से दिन चल रहे हैं ये? माघ के, हमारे यहाँ बोलते हैं मांघी। मांघी में क्या करना है कि यार कुछ लकड़ियां रख लो, जला लो, तेल डालो, उसमें मूली डालो, रेवड़ियां डालो, डाल लो, कोई त्योहार उसको मना लो। और साथ में क्या करो? भंगड़ा।
और भंगड़े में क्या करो, बोलियां, टप्पे, यानी कि रज के आप गीत गाओ, फसलों के गीत गाओ, बादल के गीत गाओ, मौसम के गीत गाओ, जन्म के गीत गाओ, पैदाइश के गीत गाओ, इसके गीत गाओ, उसके गीत गाओ, गाओ गाओ गाओ, गाते रहो। अब आ गया पॉप म्यूजिक। पंजाबी ने कहा यार कड पॉप म्यूजिक, पंजाबी पॉप म्यूजिक आ गया। बच्चे चले गए हमारे, कोई बात नहीं है, परंतु उन बच्चों से मैं ये सवाल करता तो वो उत्तर देते, आओ जी सानू भी आंदी है पंजाबी। फिर हमारे पास यातायात के साधन में हमारे पास था ट्रक, और ट्रक के ऊपर कैप्शन लिखे होते हैं, वो लाजमी है। बहुत सालों बाद चली उस पर कि इस पे पीएचडी की जाए, मगर किसी ने नहीं की। आखिर हार के मैंने एक बाईपास उपन्यास लिखा जो इसी से संदर्भ रखता है। बहरहाल उस कैप्शन को लिखा किस में गया, गुरमुखी में और देवनागरी में। देवनागरी में फौरन आपने पकड़ा, और आप आज भी बोलते हैं, अगर आप बाहर चले जाएं देखें, जिनको नहीं पता मैं उनसे क्षमा चाहूँगा, वो पता करें और चक दे फट्टे। ये फिल्मों से भी आया और ट्रक की लाइन से भी आया, और उसमें गीत गाए गए पंजाब के, वो आवाज़ें निकली, वो लोगों ने सुनी, उसकी मस्ती को जाना। जैसे फिल्म के गीत में से हम शब्द पकड़ लेते हैं, अंग्रेज़ हों, फ्रेंच हों, रशियन हों, किसी भाषा के भी लोग हों, अगर वो फिल्म के गीत उसमें लय और ताल में मधुरता है, वो पकड़ ली जाती है। अगर उसमें मस्ती है, वो पकड़ ली जाती है, आदमी गुनगुना उठता है। ये संगीत की खासियत है। तो पंजाब ने वो भी आपको दिया। साहित्य में मैं क्षमा चाहूँगा, इतना तो यार हिंदी वालों का कब्जा हिंदी साहित्य में नहीं है जितना पंजाब का कब्जा है। अमृता प्रीतम का नाम लो, अभी नाम लिए, एक वो पत्र लेके आए हैं, उन्होंने वहाँ एक लंबा चौड़ा पूरा इतिहास लिखा हुआ है कि पंजाब में पार्टीशन से पहले आर्य समाज और डीएवी ने जो हिंदी के लिए किया, वो मैं सिर्फ यहाँ सूत्र में ही बता सकता हूँ, क्योंकि बहुत लंबी बातें हैं इनके, बहुत सारे। और जो मैं बात कर रहा हूँ प्रामाणिक है, आप कहीं देख लीजिए, किसी को चेक करने की जरूरत हो गूगल पे देख लें, या आप जानते हैं, आप अपने आर्य समाज जाइए पता कर लीजिए, उनका पूरा साहित्य छपता है, उसमें देख लीजिए, पढ़ लीजिए। तो ये सब जो आपको दिया है, फिर अब मुझे बताइए कि प्रोफेसर कितने हैं जो पंजाब के हैं, जो पंजाब में रह रहे हैं, उन्होंने हिंदी पढ़ी, पंजाब में हिंदी पढ़ा रहे। हर विश्वविद्यालय, हर कॉलेज में हमारे हिंदी के प्रोफेसर हैं, पूरा स्टाफ है, फैकल्टी है। वो फैकल्टी पढ़ाने वाले क्या कोई यूपी बिहार से गए हैं वहाँ जाके जो पढ़ा रहे हैं, उल्टा पंजाब वाले यूपी बिहार में घुसे हुए हैं, पूरी दिल्ली में घुसे हुए हैं, पूरे हिंदुस्तान में घुसे हुए हैं और पढ़ा रहे हैं, और वो प्रोफेसर है। यानी कि उन्होंने एक पहुंच की है। किस आधार पर की? अब मैं इनको दो जगह बांट देता हूं, एक जिनके जमीन पैर के नीचे है, और एक वो जिनके पैर के नीचे जमीन नहीं है। जैसे मेरे पैर के नीचे जमीन नहीं है, क्योंकि मेरे पास कोई जगह नहीं है जिसको मैं कहूं मैं उस प्रांत का हूं। मैं पंजाब में पैदा नहीं हुआ, मैं पंजाबी नहीं हूं। मेरी माँ मुल्तानी थी, पंजाबी थी, मेरी मातृभाषा पंजाबी है। तो मैं कहना चाहूंगा, माँ बोली मेरा हक है। मुझे कानून की किताब ने पढ़ाया, माँ ने दी घुट्टी में, दादी ने दी घुट्टी में, माँ ने दूध के साथ पिलाया, धीरे धीरे समझ गया, फिर किया मैंने माँ का कर्ज सजाया, नहीं बढ़ाई इसमें मेरे देश ने मेरा मान बढ़ाया। अब हिंदुस्तान है, मेरा देश है। मैं कैसे हिंदुस्तानी बना, कैसे क्योंकि मेरे पैर के जमीन से मिट्टी निकल गई, मेरे पैर के नीचे जमीन नहीं है। तो मैं अपने आप को पंजाबी, बंगाली, गुजराती, मराठी कुछ नहीं कह सकता। तो फिर मैं कहूँ यार मैं हिंदुस्तानी हूँ। और अगर मैं पाकिस्तान, वो जो जगह मेरे यहाँ से छिन गई, चली गई, अगर मेरा बस चले तो मैं आज भी वापस ले लूँगा। अगर ले सका जीते जी तो छोड़ूंगा नहीं उसको। वो जमीन गई तो वो मेरा दादका नान का है, नहीं तो हमारा दादका नान का कभी भी एक गांव नहीं हुआ। कोई अलग जगह मेरे दादा का गांव होगा, कोई अलग जगह मेरे नाना का गांव होगा, सेम नहीं होता। अब वो देश बन गया, इसलिए दादका नान का पूरा हो गया। और मेरी जमीन कौन सी बनी? पूरा हिंदुस्तान मेरी वो जमीन हो गई। तो ये जो आपके सामने आज हम हिंदी में बात कर रहे हैं, और हिंदी की इस सभा में
सेमिनार में, इंटरनेशनल सेमिनार में मैं एक पंजाबी होके बात कर रहा हूँ हिंदी की और दावे के साथ, तो ये आप क्यों नहीं कर सकते? बंगाली क्यों नहीं कर सकता? गुजराती क्यों नहीं कर सकता? मराठी क्यों नहीं कर सकता? सिर्फ कोई भी दशा या दिशा देश की यहीं से बनेगी। और मैं आश्वस्त हूं कि हर क्षेत्र में, हर राज्य में राजनीतिक दबावों के बाद भी ये सारे काम हो रहे हैं और हिंदी को द्वितीय विश्व भाषा बन चुकी है। ग्लोबलाइजेशन ये है, अंग्रेजी पहली, हिंदी दूसरी, उर्दू इसमें बहुत योगदान दे रही है, उसका लिपि का अंतर है, वरना कोई अंतर नहीं है, बोले जाने में वह भी हिंदी है। तो मुझे चाहिए, मैं सिराइकी को जो मेरी भाषा स्थापित किया है भारत में, उसके लिए बहुत किताबें छापी हैं और लिपि को भी देवनागरी में लेके आया हूँ। तो हर राज्य वाला अपनी लिपि को अगर देवनागरी में लाए, हिंदी का भी उपकार करेगा, देश का भी उपकार करेगा और अपने बच्चों का उपकार करेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर राजकुमार जी। तो ये विजय जैन जी ने यहाँ पर अभी वो काफ़ी जोश खरोश से, पता नहीं किस कारण से उन्होंने इतना जोश राज्य, जबकि प्रोफेसर यशपाल सिंह ने मुझे सूचित किया है, सब जानते भी हैं अपन, कि संविधान की 8वीं सूची में वर्णित 22 भाषाएं अपने अपने राज्य की सरकारी भाषाएं हैं, उनको मांग करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन खैर ठीक है, कोई बात नहीं है। कई बार हम किसी अनावश्यक बात को लेकर के भी यूँ कह देते हैं, क्षेत्रीयता में जोश आ जाता है। जब क्षेत्रीयता की बात करते हैं ना, तो जोश उसी में पैदा होता है, देश की बात करने पर इतना जोश पैदा नहीं होता है। खैर कोई बात नहीं है। और एक दो मैं टिप्पणी ये करूँगा कि जैसे उन्होंने, राजकुमार जी ने कहा कि भाई कोई एक रेजोल्यूशन प्रस्ताव पारित करें, तो बहन सुनीता ने बहुत ही अच्छा ये प्रस्ताव दिया, वहाँ का ये जिक्र करके कि वहाँ एक वो नाट्यशाला, पंजाब नाट्यशाला चलाते हैं। तो क्या ऐसी शालाएं और विधाओं को लेकर के और दूसरे प्रांतों में चलाई जाए तो क्या भाषा समृद्ध होगी? मेरे ख्याल से होगी, यदि ऐसी कोशिशें की जाए और भाषा को लेकर के भी की जाए। बहुत अच्छा ये प्रस्ताव है। खैर आप लोगों ने बहुत अच्छा जो यहाँ पर रखा, डॉक्टर हर्ष ने बड़ा अच्छा अपना पर्चा उस पर, पंजाब पर केंद्रित रखा। थोड़ा सा मेरा एक निवेदन है वक्ताओं से कि सामान्य बात न करें, जिस विषय को लेकर के सत्र है उसी पर केंद्रित रखें तो उचित रहेगा। और अब मैं हमारे जो मंचस्थ अतिथि हैं उनके सम्मान के लिए बुलाता हूँ भाई राममोहन जी लखोटिया को कि वे आएँ और उनको जो शाल उठाकर और मोमेंटो दे करके सम्मान करें। सर्वप्रथम आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर मल्लिक राजकुमार जी, डॉक्टर विनोद कुमार तनेजा जी, डॉक्टर शशि प्रभा जी, सुश्री जगमोहन कौर जी, प्रोफेसर राजकुमार जी, अच्छा ओ जगमोहन कौर जी हो गई ना, डॉक्टर सुनीता शर्मा जी, सुश्री जगमोहन कौर जी, हाँ प्रोफेसर राजकुमार जी को, हाँ डॉक्टर सुनीता शर्मा, ओ विनोद तनेजा जी, आपका मैंने पहले पुकारा, ठीक है।
डॉक्टर सुनीता शर्मा हो चुका। डॉक्टर हर्ष कुमार हर्ष जी। हर्ष कुमार जी। और अब हमारी सत्र का जो संचालन कर रही थी अपने जालान कॉलेज की प्रिंसिपल उसी मधुला जी गुप्ता को सम्मानित करने के लिए आप चलिए वहाँ खड़े हो जाइए। मधुलता जी गुप्ता को सम्मान। लखोटिया जी आइए, इधर आइए, आप सम्मान में व्यस्त रहिए, बातचीत बाद में कीजिए, सम्मान करिए। लाइए, इधर लाइए। सम्मान के बीच में बातचीत नहीं करनी चाहिए, नहीं वो सम्मान जो है वो अस्खलित हो जाता है। अब कुछ ऐसा विचार चल रहा है कि बड़ा दबाव है मेरे पर, क्योंकि अब अधिकतर तो अपने साहित्यिक कार्यक्रम कवि तो होते ही होते हैं, और कोई चाहे नहीं हो लेकिन कवि अवश्य होते हैं। तो अब अगले हम वहाँ पर चाह रहे थे कि अपना गुजराती समाज में वहाँ पर हॉल को हमने रखा है कि वहाँ पर रात को कवि सम्मेलन करें, तो लेकिन वो तभी संभव हो पाएगा जबकि सत्रों में जो अपनी बात को एकदम आप कहें, ज़रूर पूरी बात को कहें, लेकिन उसको जो है एकदम अच्छी तरह से एकदम टाइट फिट करके कहें तो ज़रा ठीक रहेगा, तो वो उसका आनंद लेंगे। इसके बाद में एक सम्मान सत्र है छोटा। खैर, मैं आमंत्रित करता हूँ अगले सत्र के संचालन के लिए डॉक्टर इतू सिंह को। धन्यवाद बाबूलाल शर्मा जी। आज के दिन के चौथे सत्र में बचे खुचे विद्यार्थी और श्रोताओं का स्वागत है। मैं बहुत समय के दबाव के साथ इस सत्र की शुरुआत कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि इस दबाव को हमारे वक्ता भी ध्यान में रखेंगे। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हमने हिंदी भाषा की दशा दिशा को विभिन्न राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखने की कोशिश की, और हिंदी के दर्द के साथ हमने भारतीय भाषाओं के दर्द को भी साझा किया। इस सत्र की अध्यक्षता के लिए मैं प्रोफेसर सत्या उपाध्याय को आमंत्रित करती हूँ। प्रोफेसर सत्या उपाध्याय, आप कैलकाटा गर्ल्स कॉलेज की प्राचार्य हैं, मंजरी नामक पत्रिका की संपादिका हैं। आपने कई किताबें लिखी हैं जिनमें दिनकर की काव्य साधना, दिनकर की साहित्यिक मान्यताएं, ये 2 पुस्तकें हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद किया है और बहुत ही सफल शिक्षिका रही हैं प्रोफेसर सत्या उपाध्याय। इसके बाद मैं प्रोफेसर अजय पटनायक जी को आमंत्रित करती हूँ। प्रोफेसर अजय पटनायक, आप बांग्ला एवं हिंदी साहित्य के सुविख्यात समीक्षक और संपादक हैं। तुलनात्मक अध्ययन आपकी विशिष्टता है। आपकी 50 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हैं और आप कई राष्ट्रीय सम्मान भी प्राप्त कर चुके हैं। प्रोफेसर अजय पटनायक जी, प्रोफेसर अजय पटनायक जी, आप कृपया मंच पर आ जाएं। डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे जी, आप सुविख्यात समीक्षक और संपादक हैं। बांग्ला हिंदी अंतर संबंध को लेकर आपने विशेष कार्य किया है इतिहास की दृष्टि से। डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे जी को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर कमला प्रसाद द्विवेदी जी, आप भी बंगाल से हैं, हिंदी साहित्य के वरिष्ठ लेखक। बांग्ला और हिंदी के संपर्क पर आपका विशेष कार्य है। इसके पश्चात मैं उड़ीसा का प्रतिनिधित्व करने के लिए डॉक्टर शंकर लाल पुरोहित जी को आमंत्रित करती हूँ। आपने काव्यालोचन एवं जीवनी लेखन विधा में अत्यंत सम्माननीय कार्य किया है। तुलनात्मक समालोचना और नाट्य विधा आपकी विशिष्टता है। आपको अनेकों सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। डॉक्टर शंकर लाल पुरोहित जी, डॉक्टर शंकर लाल पुरोहित जी, करतल ध्वनि से इन सबका स्वागत किया जाए। डॉक्टर संजय कुमार सिंह,
आप भी उड़ीसा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। राजेंद्र कॉलेज बेंगलोर में हिंदी के, बालंगीर में, क्षमा कीजिएगा, हिंदी के विभागाध्यक्ष हैं। अनुवाद और तुलनात्मक कार्य आपकी विशिष्टता है। दलित साहित्य पर आपका विशेष कार्य है। डॉक्टर संजय कुमार सिंह जी, डॉक्टर विनय सणगी राजा राम जी, आप भी उड़ीसा के साहित्य से संबंधित, उड़ीसा भाषा और हिंदी के संबंध को यहाँ पर उपस्थित करेंगे। बहुत भाषाविद हैं। कविता, कहानी, निबंध, बाल साहित्य पर आपकी 22 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हैं। डॉक्टर विनय सणगी राजा राम जी। इसके पश्चात मैं डॉक्टर यशवंत सिंह जी, जो किसी कारणवश पूर्वोत्तर वाले सेशन में नहीं रह पाएंगे, उनको आमंत्रित करती हूँ। आप मणिपुर विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। डॉक्टर यशवंत सिंह। और अंत में परतनत खामेक जी, जो थाईलैंड से पधारे हैं। कल आप शायद किन्हीं कारणों से अनुपस्थित रहेंगे। हम आपको सुनना चाहते हैं, इसलिए आपको मंच पर आमंत्रित करते हैं। ज़्यादा समय न लेते हुए, हम ये जरूर है कि हमने इस पूरे दिन में कई कोणों से हिंदी की स्थिति, दशा और दिशा पर चर्चा की। हमारा मतैक्य भी रहा, मत वैभिन्य भी रहा, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि हिंदी के विकास का सीधा संबंध क्षेत्रीय भाषाओं के विकास से जुड़ा हुआ है। जितनी जल्दी हम इसको स्वीकार कर लें, शायद हिंदी के लिए और अन्य भारतीय भाषाओं के लिए भी ये उतना ही चतुराई भरा निर्णय होगा। हम आपस में जब तक झगड़ते रहेंगे, तब तक हमारी गति नहीं है। सिर्फ अंग्रेजी को मंच से गालियां देकर हम हिंदी की स्थिति को नहीं सुधार सकते। अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है और कई स्थितियां ऐसी हैं जहां हमें उसे सीखना होगा। हम उसके वर्चस्व को न स्वीकारें, लेकिन एक भाषा के रूप में जरूर उसको सम्मान करें। लेकिन यह जरूर है कि हिंदी या हमारी अपनी मातृभाषा को हम अपने जहन में, अपने जीवन में और अपने काम में प्रथम स्थान दें। उड़ीसा बांग्ला और हिंदी साहित्य के संबंध को और हिंदी के विकास को लेकर जो बंगाल में काम हुआ है, हम बंगाल की भूमि पे खड़े हैं। हम जानते हैं कि हिंदी के विकास में इस भूमि की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मैं इस इतिहास में नहीं जाती। मैं सीधे प्रोफेसर अजय पटनायक जी को आमंत्रित करती हूँ कि कृपया आएं और समय का ध्यान रखते हुए अपना वक्तव्य संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करें। डॉक्टर अजय पटनायक जी। पहले एक कक्षा में संक्षिप्तीकरण कला सिखाई जाती है, अभी भी सिखाते होंगे कि संक्षिप्त करो, तो देखें कितना आप संक्षिप्त कर सकते हैं अपनी बात को ठोस रूप से। उसका अनुरोध है आपसे, जिससे कि अगले सत्र भी संभव हो सके। धन्यवाद पटनायक। धन्यवाद सर। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सम्मान्य मंच और उपस्थित मित्रों, एक संशोधन मैं कर देना चाहता हूँ। बांग्ला भाषा से मेरा कोई विशेष ताल्लुक नहीं है। मैं उड़ीसा से हूँ और उड़िया भाषा शिक्षा, साहित्य, अनुवाद, शोध, इतनों में बात सीमित रखूँगा। लेकिन लेख नहीं पढ़ूँगा, क्योंकि वैचारिकी में छप जाए तो आप लोग सब पढ़ सकते हैं। मैं खाली कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। समन्वय प्रधान उत्कल में दीर्घकाल से हिंदी को अनायास एक आम भाषा के रूप में प्रयोग में लाया गया। इसके पीछे कई कारण हैं। एक तो विविध प्रांतों से आए तीर्थ यात्रियों का जगन्नाथ धाम में सम्मिलित होना संभव है कि हिंदी का वातावरण बनाने में सहायता की हो। दूसरे, बाहर से आए साधु संतों का जनसाधारण में घुल मिलकर संस्कृत और हिंदी में प्रवचन करने को भी अन्यतम कारण के रूप में लिया जा सकता है। तीसरे, राजस्थान से आया हुआ एक बहुत बड़ा जनसमुदाय उड़ीसा के विभिन्न क्षेत्रों में बसकर इस राज्य के व्यापार को नियंत्रित करता रहा है। यहाँ पर बस जाने के कारण वह हमारे समाज का हिस्सा बन गया और व्यापार के सिलसिले में आम जनता से उनका जो संपर्क हुआ, उसमें हिंदी को फैलने का अवसर मिल गया। चौथे, उड़ीसा में मुसलमानों की अच्छी आबादी है जो उर्दू से कम और हिंदी से अधिक ताल्लुक़ रखती है। फिर बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ से सटे होने के कारण भी हिंदी से हमारा घरेलू संबंध है। लिहाजा हिंदी हमारे यहाँ कोई मेहमान नहीं बल्कि
अपनी ही बिरादरी की एक सदस्य बनी हुई है। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, आप चाहे तो और दूसरे कारण भी ढूंढ सकते हैं। लेकिन हिंदी शिक्षा का जहाँ तक प्रश्न है, प्रारंभ से ही उसकी स्थिति अत्यंत निराशाजनक रही है। प्रामाणिक कक्षाओं में कभी हिंदी पढ़ाए जाने का विचार नहीं हुआ। माइनर कक्षाओं में जब भी हिंदी पढ़ाई गई, मात्र शौकीन विषय के रूप में, इसमें परीक्षा का प्रावधान नहीं है। असलियत तो यह है कि पढ़ाई होती ही नहीं। 8वीं कक्षा से भी हिंदी को इच्छाधीन बना दिया गया, जो पहले अनिवार्य था। त्रिभाषी सूत्र के लागू होने पर हिंदी को प्रथम, द्वितीय और तृतीय भाषा के रूप में पढ़ाने का प्रावधान हुआ। प्रथम भाषा के रूप में पढ़ने वाले विद्यार्थी अधिकांशतः हिंदी भाषी हुआ करते हैं। द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ने वाले कुछ हिंदी भाषी होते हैं और कुछ अंग्रेजी माध्यम स्कूल से आए हुए उड़िया भाषी। इन दोनों की संख्या नगण्य होती है। तृतीय भाषा के रूप में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के सामने 2 विकल्प है, या तो वे 100 अंकों का संस्कृत ले सकते हैं या हिंदी। इधर 2 सालों से सरकार ने एक और विकल्प जोड़ दिया, धंधामूलक शिक्षा। जैसे कंप्यूटर से संबंधित कोई छोटा मोटा कोर्स, लकड़ी, लोहा या कपड़े का कोई काम, जो भी स्कूल में उपलब्ध हो। जाहिर है कि प्रैक्टिकल में अच्छे अंकों की आशा से विद्यार्थी बड़ी तादाद में धंधे का विषय चुनेंगे। खैर, इन तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हिंदी के विद्यार्थियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। फिर भी शिक्षकों के अभाव से विद्यार्थियों के मनोबल आहत होता है। उड़ीसा के 6000 से भी अधिक उच्च विद्यालयों में लगभग 3000 हिंदी शिक्षक हैं। इधर 1500 हिंदी शिक्षकों की अस्थायी अनुबंध पर सीमित पारिश्रमिक सहित नियुक्ति हुई है। इस प्रकार ठेके की नियुक्ति उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी अपनाई जाती है। जाहिर है कि अच्छे विद्यार्थी अन्य निजी संस्थाओं में स्थायी नियुक्ति के तलाश में निकल जाते हैं। माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर 10वीं से हिंदी को अनिवार्य विषय बनाने की मांग सरकार द्वारा पिछले 50 वर्षों से ठुकराई जा रही है। उड़ीसा के स्वयंसेवी संस्थाओं के रूप में कार्यरत संस्थाओं में से 3 को सरकारी अनुदान प्राप्त है। उत्कल प्रांतीय राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार सभा, उड़ीसा राष्ट्रभाषा परिषद पुरी, हिंदी शिक्षा समिति कटक। बहुत ही कम पारिश्रमिक से शिक्षक लोग अपने सेवा भाव व लगन के कारण अथक परिश्रम करते हैं, पर नियुक्ति के अभाव से छात्रों का उत्साह क्रमशः शिथिल होता हुआ परिलक्षित होता है। महाविद्यालयों में आधुनिक भारतीय भाषा, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज के रूप में लगभग 15,000 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, जबकि ऐच्छिक विषय लेकर 5,000 विद्यार्थी पढ़ते हैं। विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर हिंदी विभाग में इधर आशानुरूप वृद्धि हुई है, पर हर जगह शिक्षकों का न होना छात्र असंतोष का कारण बना हुआ है। रेवेन्सा विश्वविद्यालय में 8 की जगह अब मात्र 2 स्थायी अध्यापक हैं। रमादेवी महिला विश्वविद्यालय में 3, संबलपुर विश्वविद्यालय में 0, खलिकोट विश्वविद्यालय एवं गंगाधर मेहर विश्वविद्यालय में 1 स्थायी अध्यापक। किसी प्रकार ठेके की नियुक्ति से काम चलाया जा रहा है। यहाँ की कोरापुट केंद्रीय विश्वविद्यालय में भी हिंदी विभाग में स्थायी अध्यापक की नियुक्ति अब तक नहीं हुई है। केवल अस्थायी अनुबंधित अध्यापकों से काम चल रहा है। इधर 5 वर्षों से उड़ीसा में एकमात्र हिंदी प्रशिक्षण संस्थान STTC हिंदी टीचर्स ट्रेनिंग सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन से उन्नीत होकर बीएड का दर्जा मिल गया। BHED बैचलर इन हिंदी एजुकेशन की डिग्री हेतु 2 वर्षों के इस पाठ्यक्रम को चलाने हेतु 6 सेवामुक्त अध्यापकों की नियुक्ति ठेके पर हुई है। इस तरह मैं और उसे गिनाऊंगा नहीं है। अब जहाँ तक साहित्य का प्रश्न है, ये साहित्य सृजन उड़ीसा में 12वीं सदी से शुरू हुई है। कवि जयदेव सबके सामने परिचित हैं, संस्कृत के कवि हैं, लेकिन उन्होंने हिंदी के 4-6 शब्द पंक्तियाँ लिखी थी, उससे हिंदी की शुरुआत हम मानते हैं। अविरत चिंत हो मन, शरद ससदर चारु चंदना, जलल कुलभर निंदी नयना, गोपे उत्पत्ति गोपे बिहरती, गावो वृंदे श्रीकांत, अविरत चिंतो हो मन। इस तरह चैतन्य के बाद पूरा वैष्णव ब्रजबुली साहित्य, उसमें भक्त कवियों के द्वारा ये उसमें राजा गजपति प्रताप रुद्र देव से लेकर दामोदर चंपति राय, भक्त कवि जगन्नाथ दास, दीन कृष्ण, बलराम, अनंत, उद्धव, माधव दासी, कान्हूदास, साल बेग तक इनकी रचनाएं इसमें सम्मिलित हैं। और 18वीं सदी में इसको और भी भक्त कवियों ने आगे बढ़ाया। अब 20वीं सदी में आधुनिक क्षेत्र में इसकी
ढेर सारी उन्नति हुई है, जिसमें ब्रजनाथ बड़जना जो समर तरंग और गुंडीचा विजय दो ग्रंथ लिख करके जगन्नाथ जी के बारे में, गुंडीचा विजय रथ यात्रा का लिख करके बहुत लोकप्रिय हुए हैं। और 20वीं सदी में कुंतला कुमारी सावत जो दिल्ली में रहती थी और डॉक्टरनी थी LMP की, वो बरमाला और सपना नामक 2 हिंदी ग्रंथों की रचना उन्होंने की थी। उनसे हिंदी के साहित्यकारों से संपर्क हुआ है, इन्होंने कभी हिंदी नहीं पढ़ी है। उससे जयेंद्र कुमार जी से और बहुत बड़े दिग्गज साहित्यकारों से प्रभावित होकर के उन्होंने कई रचनाएं की। और इस प्रकार आगे चल करके हमारे यहाँ मौलिक सृजन तो मध्यकाल से शुरू हो गया था, लेकिन आधुनिक युग में इसको काफ़ी विस्तार मिला। मैं ये सूची आपके सामने नहीं रखूँगा, ये बड़ी लंबी सूची है और इसको छोड़ करके मैं सीधे आ जाता हूँ। इसमें ये सारे छपे हैं तो वैचारिकी से आप लोग पढ़ लीजिएगा। हाँ, उसके बाद हिंदी में शोध की बात कर रहा हूँ। उड़ीसा में हिंदी शोध का जहाँ तक प्रश्न है, हिंदी और उड़िया उपन्यासों का तुलनात्मक अध्ययन विषय पर सन 1974 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त कर अजय कुमार पटनायक यानी मैंने उड़िया में हिंदी शोध का श्री गणेश किया। उड़ीसा से प्रकाशित इस शोध प्रबंध को सन 1983 में सर्वभारतीय स्तर पर डालमिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर भी इसमें और आगे लोगों ने बहुत काम किया। अब तो ढेर सारे थीसिस हो गए हैं, शोध कार्य हुए हैं उड़ीसा में, उसकी सूची भी मैं छोड़ रहा हूँ। आधुनिक भारतीय साहित्य में अनुवाद की अहम भूमिका है और ये, लेकिन शुरू में उसके प्रति कोई रुचि नहीं थी लोगों की। आगे चल कर के अनुवाद पर ध्यान गया और ढेर सारे अनुवाद के काम हुए, उसकी सूची भी मैं नहीं दूंगा। लेकिन एक सुबह के सत्र के प्रारंभ में मेरे मित्र प्रोफेसर अच्युतन जी ने केरला के बारे में जो अनुवाद के संदर्भ में जो बात कही है, उसकी स्थिति बिल्कुल उल्टी है हमारे यहाँ। उनके यहाँ मलयालम से हिंदी में ढेर सारे अनुवाद हुए, हिंदी से मलयालम में कम। हमारे वहाँ उड़िया से हिंदी में अधिक अनुवाद हुए हैं, हिंदी से उड़िया में अधिक अनुवाद हुए हैं और उड़िया से हिंदी में कम अनुवाद हुए हैं। स्थिति उल्टी है। और इसमें आगे चल करके मैं स्किप अप कर रहा हूँ। उड़ीसा के लब्ध प्रतिष्ठा साहित्यकार फकीर मोहन सेनापति, चिंतामणि महांती, सुरेंद्र महांती, गोपीनाथ महांती, कालिंदी पाणिग्राही, सच्चिदानंद राउतराय, मनोज दास, इन की रचनाएं जो सर्व भारतीय स्तर पर स्वीकृत है, इन तमाम रचनाओं का हिंदी अनुवाद हुआ है। और उसके लिए मैं NBT, भारतीय भाषा परिषद और साहित्य अकादमी, हिंदी निदेशालय, इन लोगों को इसका श्रेय दूंगा। और अंत में मैं उपसंहार से अपनी बात समाप्त करूंगा कि उड़ीसा में हिंदी के विकास हेतु न तो राज्य सरकार की ओर से कोई प्रोत्साहन है और न ही केंद्र सरकार की ओर से। माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से चलाए जाने वाला पुनर्नवीकरण कार्यक्रम बहुत पहले से बंद कर दिया गया है। यहाँ पर आकाशवाणी और दूरदर्शन से हिंदी का कोई कार्यक्रम नहीं होता। राज्य के एकमात्र संस्कृत विश्वविद्यालय और एकमात्र संस्कृति विश्वविद्यालय में हिंदी का नामो निशान नहीं है। पिछले 30 वर्षों से एक हिंदी अकादमी की मांग राज्य सरकार ठुकराती आ रही है। एक अनुवाद परिषद की स्थापना के लिए राज्य सरकार से लगाई गई गुहार भी सरकारी कूड़ेदान की शोभा बढ़ा रही है। फिर भी यहाँ पर हिंदी के जितने भी साहित्यिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, सबके सब प्राय निजी रुचि और उद्यम पर ही कार्यान्वित होते हैं। अतः हमें उम्मीद है कि उड़ीसा में हिंदी की प्रगति कछुए की भांति ही सही चलती रहेगी। अब इसके साथ मैं अंतिम जो ऑब्जर्वेशन सुबह से मैं देख रहा था, बड़ा मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे यहाँ जो कन्नड़ भाषी हिंदी साहित्यकार, उनसे बहुत काफ़ी अच्छे तथ्यों की जानकारी मिली। आम धारणा तो ये थी कि उसमें लोग हिंदी के विरोधी हैं, लेकिन साहित्य जगत में इन लोगों ने बहुत कुछ काम किया है और मैं साधुवाद देना चाहता हूँ, शुक्रगुजार हूँ। काफ़ी जानकारी मिली। एक निवेदन है आपसे कि हिंदी को बहुत बड़ी हिंदी को क्षति पहुँचाने वाले एक शख्स उनके प्रांत में हुए हैं, जो कांग्रेस की सरकार में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री रह करके मैथिली भाषा को 8वीं सूची में डाल दिया, जिससे हिंदी विश्व में तीसरे स्थान से
गिर करके दूसरे स्थान से गिर करके तीसरे स्थान पर हिंदी आ गई, एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। भाई प्रोफेसर अमरनाथ शर्मा होंगे यहाँ कहीं, तो उनके साथ हम लोगों ने भारतीय हिंदी परिषद की ओर से सूरत में हुए सम्मेलन में इसका प्रतिवाद किया था। भाई लोगों से अनुरोध है तमिलनाडु के मेरे मित्रों से कि आप भी प्रतिवाद करें। आइंदा इस पर आगे भी उन्होंने वचन दिया है, दूसरे बोलियों को हम 8वीं दर्जा दे देंगे। इस तरह हिंदी में रह ही क्या जाएगा, और धीरे धीरे इस पर शिकंजा कसा जा रहा है, तो इसको रोका जाए। और अंतिम बात, सुबह से मैं सुन रहा हूँ हिंदी को लेकर के कई हमारे मित्रों ने रोजगार की बात कही है कि हिंदी को रोजगार की भाषा बनाइए, तभी ये पनपेगी, तभी इसका विकास होगा। मैं ईमानदारी से अपने भाइयों से पूछता हूँ, स्वयं हम ये सोचें कि हमारी मातृभाषा में रोजगार की कितनी सुविधाएं हैं, कितने हम मातृभाषाओं में जो उसके कल्याण की बात करते हैं उसमें रोजगार की कितनी संभावनाएं दिख रही है हमें। तो हिंदी को इसी पर कोई न कोई क्लज लगा करके हम पीछे न रोकें, उनकी गति को बढ़ाएं। और अंग्रेजी की एक कहावत अभी याद आ रही है कि मैन डजंट लिव बाय ब्रेड अलोन। धन्यवाद। धन्यवाद प्रोफेसर अजय पटनायक जी। उड़ीसा में हिंदी सरकारी सहयोग से नहीं बल्कि अपने बल पे खड़ी हो रही है, परिचय प्राप्त कर रही है। उड़ीसा में अगर आप जाएं, हम बंगाल के लोग बार बार उड़ीसा जाते हैं, बंगाल के लोगों की बड़ी प्रिय जगह है उड़ीसा। और वहाँ एक बार मैं कालाहांडी इलाके में भी गई हूँ, निश्चित रूप से वो बॉर्डर एरिया है। और हमने शिक्षा के हिस्से को देखा, एकेडमिक का हिस्सा देखा, साहित्य का हिस्सा देखा। एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है जन। आप वहाँ बड़ी आसानी से हिंदी में बात कर सकते हैं और आपको किसी तरह की कोई असुविधा नहीं होती, बड़े प्रेम से लोग उत्तर देते हैं। तो हिंदी की स्वीकृति जन में जो है वो उसकी ताकत है, जिसने लंबे समय से उसको ताकत दी है। तो शायद मुझे लगता है कि ये जन स्वीकृति कुछ समय बाद निश्चित रूप से हिंदी को उस जगह ले जाएगी जिस जगह की कल्पना प्रोफेसर अजय पटनायक ने की थी।